वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। 30 एमसीक्यूज हैं जिसे इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए आज का। उच्चतर आर्थिक सिद्धांत में फर्म की औसत कुल लागत को परिभाषित किया जाता है एवरेज टोटल कॉस्ट, या जिसको हम एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, जो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट का मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतों का जो योग है उसे कुल लागत कहा जाता है। और इसमें हम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, उत्पादन की जो मात्रा होती है उसका भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों के जोड़ में उत्पादन की इकाइयों का भाग देकर। नेक्स्ट देखिए सेकंड, निम्नलिखित में से अवलोकन पर आधारित सिद्धांत हैं द थ्योरी विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आरपीटी, प्रकट अधिमान सिद्धांत, जो अमेरिकन अर्थशास्त्री सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था 1938 में। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस के ऊपर आधारित है। अगला देखिए, किसी उदासीनता वक्र के संयोग में क्रम होता है द ऑर्डरिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑन इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व में उपभोक्ता क्या होता है, उसके सामने जो विभिन्न संयोग होते हैं उनके बीच में वो तटस्थ रहता है, किसी एक को वो प्रीफर नहीं करता है, किसी को एक को वो अधिमान नहीं देता है। इसका मतलब उदासीनता वक्र में जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं उनकी ऑर्डरिंग क्या होती है, वीक। ठीक है, दुर्बल हम कह सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो प्रबल की हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग जो होती है वो किस में होती है, रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी में। अगला है, सबल क्रम निम्न में से किसके सिद्धांत की विशेषता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग अभी बताया था, आरपीटी, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, प्रकट अधिमान सिद्धांत जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पर आधारित है। और ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, अमेरिकन अर्थशास्त्री सैमुअल्सन के द्वारा 1938 में। अगला है, अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का पितामह, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जो किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। इनकी बुक आई थी 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है। अगला है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, द वेल्थ ऑफ नेशन इज द वर्क ऑफ, किसका है, एडम स्मिथ का। भी बताया था कब पब्लिश हुई थी ये, 1776 में। अगला देखिए, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच रिलेटेड विद, तटस्थता विश्लेषण जो है वो किसके साथ में संबंधित हैं। ठीक है, तटस्थता वक्र विश्लेषण का जो कंसेप्ट है वो प्रोफेसर जे.आर. हिक्स के साथ में संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से निकट प्रतिस्थापन का उदाहरण है, क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड कौन सी है इनमें से। ठीक है, सब्स्टिट्यूट क्या होती हैं, एक की जगह हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी जो है वो क्या है, निकट प्रतिस्थापन वस्तुओं के उदाहरण हैं। अगला देखिए, एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल संप्राप्ति, ठीक है, कुल संप्राप्ति या टोटल रेवेन्यू, कुल आगम में जो होने वाला जोड़ है उसको हम क्या कह सकते हैं, द एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल संप्राप्ति में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाएगा, सीमांत संप्राप्ति, मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लागत उत्पादन की मात्रा शून्य होने पर भी उत्पन्न होगी,
तो इसी लागतों को हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट कहेंगे, स्थिर लागत कहते हैं। इसी लागत जो उत्पादन की मात्रा के बढ़ने पर, उत्पादन की मात्रा के घटने पर, या उत्पादन की मात्रा अगर शून्य हो जाए तब भी क्या होती हैं? वो स्थिर रहती हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TFC। अगला है, सीमांत उपयोगिता सिद्धांत किसका योगदान है? मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी जो है वो किससे संबंधित है? प्रोफेसर मार्शल के साथ में। अगला देखिए, उद्यमी की साधन आय। ठीक है, उत्पादन के विभिन्न साधन होते हैं जिसमें श्रम को मजदूरी, भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज, और उद्यमी को जो है वो क्या दिया जाता है? पुरस्कार के रूप में लाभ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? स्कैरसिटी डेफिनेशन जो है वो किसकी है? लियोनल रॉबिन्स के साथ में संबंधित है। ठीक है, जिसके अनुसार लोगों की आवश्यकताएं क्या होती हैं? असीमित होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, और उन्हें पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज, साधन जो होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। अगला है, औसत आगम बराबर होती है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी? किसी वस्तु की एक इकाई का जो विक्रय किया जा रहा है उसकी कीमत के बराबर होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कीमत के बराबर होती है। ठीक है, औसत आगम का मतलब क्या है? वस्तु की एक इकाई को बेचने से कितनी राशि मिल रही है, और एक इकाई को बेचने से कितना मिलेगा? जितनी उस वस्तु की कीमत होगी। इसलिए हम कह सकते हैं AR जो है वो किसके बराबर होगा? कीमत के। नेक्स्ट है, कुल संप्राप्ति अधिकतम होती है जब सीमांत आगम हो। ठीक है, या कुल आगम अधिकतम होगा उस समय सीमांत आगम क्या होगी? शून्य होगी, 0 होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? मार्केट इकोनॉमी, जिसमें इकोनॉमिक डिसीजन, आर्थिक निर्णय जो होते हैं वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर लिए जाते हैं। ठीक है, जिन वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी, जिन वस्तुओं की कीमत ज्यादा होगी, उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बाजार अर्थव्यवस्था होती है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखिए, यदि मांग वक्र रेखी, ठीक है, एक सीधी रेखा के रूप में हो, ऋणात्मक ढाल का हो, तो सीमांत संप्राप्ति वक्र, मांग वक्र का मतलब ये AR वक्र अगर ऐसा है, तो MR वक्र जो है वो भी कैसा होगा? नीचे की ओर गिरता होगा, एक सीधी रेखा के रूप में, ऋणात्मक ढाल का। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋणात्मक ढाल का होगा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अगला है, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है जब वस्तु की कीमत क्या होगी? घटेगी। वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ेगी, और कीमत अगर बढ़ेगी तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा घट जाएगी। ठीक है, जो मांग का नियम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है, कब बढ़ेगी? जब वस्तु की कीमत क्या होगी? घटेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग की तिरछी लोच होगी। ठीक है, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? जिन वस्तुओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है। ठीक है, जिन वस्तुओं का प्रयोग, जैसे कार एंड पेट्रोल, ठीक है, इनका साथ साथ प्रयोग होगा। चाय एवं चीनी, तो जिन वस्तुओं का साथ साथ प्रयोग होता है उनको हम क्या कहते हैं? मांग की तिरछी लोच का पूरक वस्तुएं कहते हैं। और तिरछी लोच की अगर हम बात कर रहे हैं तो पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा? कारों की जो मांग है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पूरक वस्तु में मांग की जो तिरछी लोच होती है वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। दोनों के बीच में विपरीत संबंध पाया जाएगा। एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग घटेगी। अगला देखिए, किसी वस्तु की कीमत एवं अन्य वस्तु की मांग में संबंध को जाना जाता है। किसी एक वस्तु की कीमत, जैसे हम बात कर रहे हैं चाय की कीमत, और मांग हम ले रहे हैं कॉफी की। चाय की कीमत और कॉफी की मांग, तो इस प्रकार का जो संबंध है वो क्या होगा? तिरछी लोच होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, चाय की कीमत में परिवर्तन से
कॉफी की मांग में जो परिवर्तन होगा उसका माप क्या कहलाएगा? क्रॉस इलास्टिसिटी, तिरछी लोच। नेक्स्ट है गिफिन वस्तुओं का मांग वक्र। ठीक है, गिफिन वस्तुओं में क्या होता है? कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ेगी, इसलिए मांग वक्र जो है वो कैसा होगा? धनात्मक ढाल का। ठीक है, गिफिन वस्तुएं मांग के नियम का अपवाद होती हैं, तो गिफिन वस्तुओं का जो मांग वक्र है वो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ धनात्मक ढाल का होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। अगला देखिए, यदि Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ P, ठीक है, वस्तु की मांग जो है वो कीमत के ऊपर निर्भर करती है, तो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट जो है उसको कैसे मापा जाएगा? कहने का मतलब कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसका माप मांग की लोच के द्वारा किया जाता है, और मांग की लोच को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई P बाय Q। अगला देखिए, निकृष्ट वस्तुओं में मांग की आय लोच। इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं? जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो आय बढ़ने के साथ में जिन वस्तुओं की मांग उपभोक्ता कम कर देता है, और आय में कमी होने पर जिन वस्तुओं की मांग उपभोक्ता बढ़ा देता है। जब आय और मांग में विपरीत संबंध होता है तो वस्तुएं कौन सी होगी? निकृष्ट होगी, घटिया होगी, इंफीरियर होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋणात्मक। नेक्स्ट देखिए, विलासिता वस्तुओं के संदर्भ में। विलासिता वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आय लोच होगी। ठीक है, जो लग्जरी गुड्स होते हैं उनके संदर्भ में मांग की जो आय लोच होती है वो क्या होती है? इकाई से अधिक होगी। जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ेगा, आय के स्तर में परिवर्तन के साथ साथ में वस्तु की जो मांग है, विलासिता वस्तु की मांग है, उसमें परिवर्तन होता है, इसलिए विलासिता वस्तु के संदर्भ में मांग की आय लोच कैसी होगी? एक से अधिक होती है। अगला है, किन वस्तुओं में आय की लोच धनात्मक होती है लेकिन इकाई से कम होती है? देखिए, जो विलासिता वाली वस्तुएं हैं उनमें आय लोच क्या होती है? इकाई से अधिक होती हैं, लेकिन जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके संदर्भ में क्या होगा? आय लोच जो है वो इकाई से कम होगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। नेक्स्ट है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में कमी का परिणाम। ठीक है, अन्य बातें समान रहने का मतलब मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व स्थिर हैं। उपभोक्ता की आय को स्थिर मान लिया गया है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों को स्थिर मान लिया गया है, पसंद रुचि को स्थिर मान लिया गया है। तो अन्य बातें अगर स्थिर रहेगी तो वस्तु की कीमत में अगर कमी होगी तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। जो मांग मात्रा है उसमें वृद्धि होगी। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। वस्तु की कीमत में परिवर्तन से क्या होगा? मांग मात्रा में परिवर्तन होगा, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आएगा। अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, मांग मात्रा बढ़ेगी, और प्राइस अगर बढ़ती है तो क्या होगा? जो क्वांटिटी डिमांडेड है, मांग मात्रा है, उसमें कमी आएगी। तो यहाँ पे पूछा हुआ था किसी वस्तु की कीमत में कमी का परिणाम क्या होगा? मांग मात्रा जो है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट है, अन्य बातें समान रहने पर किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उसके लिए सामान्य वस्तुओं की मांग, जो नॉर्मल गुड हैं उनमें अगर हम देखें, आय बढ़ने के साथ में मांग क्या होती है? बढ़ती है, और आय कम होने पर मांग कम हो जाएगी। वस्तुओं की मांग और आय के बीच में धनात्मक संबंध होता है, तो आय में वृद्धि होने पर सामान्य वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ेगी। अगला है, अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की आय में कमी होने पर घटिया वस्तु की मांग होगी। ठीक है, घटिया वस्तु के संदर्भ में अगर हम देखें, आय कम होने पर उपभोक्ता क्या करेगा? अच्छी वस्तु का प्रयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आय में कमी होगी तो जो घटिया वस्तुएं हैं उनकी मांग वो क्या करेगा? ज्यादा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बढ़ेगी।
अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की आय अगर कम होगी तो घटिया वस्तु की मांग बढ़ेगी, और आय में अगर वृद्धि होती है तो घटिया वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे विपरीत संबंध पाया जाता है इसलिए। फिर नेक्स्ट हमारा है, किसी वस्तु x की प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु x की मांग क्या होगी। ठीक है, जैसे देखिए दो वस्तुएं हैं, प्रतिस्थापित वस्तुएं हैं, चाय और कॉफी। चाय माना कि x वस्तु है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है किसी वस्तु x की प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत, जैसे कि कॉफी की कीमत अगर क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, कॉफी की कीमत अगर प्रतिस्थापन वस्तु है, चाय की प्रतिस्थापन वस्तु कौन सी है, कॉफी, और कॉफी की कीमत अगर कम हो जाए तो चाय की मांग, ठीक है, चाय क्या है, एक्स वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उपभोक्ता क्या करते हैं, जो महंगी वस्तु होती है उसके स्थान पर वो सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करते हैं। तो चाय की, कॉफी की कीमत अगर कम होती है तो कॉफी की मांग क्या होगी, बढ़ेगी, और चाय की जो मांग होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घटेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, यदि किसी वस्तु x की पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु x की मांग, ठीक है, पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, जिनका साथ साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। अब देखिए कार की जो पूरक वस्तु है, कार हमारी एक्स वस्तु मान लेते हैं हम, और इसकी पूरक वस्तु कौन सी है, पेट्रोल। तो जब कार की कीमत बढ़ती है तो क्या होगा, जो कारों की मांग है, एक्स वस्तु की मांग है, वो क्या होगी, घटेगी, क्योंकि इनका साथ साथ प्रयोग किया जाता है। तो एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग क्या होगी, घटेगी, विपरीत संबंध पाया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, किसी वस्तु एक्स की अगर पूरक वस्तु है, कार की पूरक वस्तु पेट्रोल है, पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ती है तो वस्तु एक्स की जो मांग है, पेट्रोल की मांग के साथ साथ में पूरक वस्तु कार एक्स वस्तु की मांग क्या होगी, घटेगी। तो आज की क्लास में इतना ही। किसी क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हो गई हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपने कमेंट बॉक्स में